आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती थी, क्योंकि वो बड़ी ही अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वो मेरे बेटे का ख्याल ज़रूर रखेगी। मेरा बेटा बहुत कमा रहा था, अच्छा और बहुत ही सुंदर था। वो इस परिवार का एकमात्र वारिस था। सभी उसे प्यार करते थे, इसलिए किसी को भी ये बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतनी ही तेज़ी से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वो भी मेरी ही तरह चिंतित थी। वो बोली कि अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा निकालो। मैं पहले से ही चिंतित हूँ। अब तो सभी मेहमान भी आ गए हैं। पिछली बार देश में एक महामारी के कारण इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर सके थे, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए थे। इसलिए लोग पिछली शादी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे और ये भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा भी खुश था, कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसकी ये पत्नी पहली पत्नी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे तो खुश होना ही चाहिए था। सर्दी का मौसम था, ज़्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। समारोह बाहर हो रहा था, नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है, बहुत थक गई होगी। मुझे लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? उनकी अभी अभी शादी हुई है और तुम हो कि उनकी रात खराब करना चाहती हो। मानती हूँ शादी ब्याह में थकावट हो ही जाती है, लेकिन नया खून है। कॉफ़ी शॉफ़ी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे, और फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, वो थक जाएगी बेचारी। मेरी जेठानी ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता। लड़कियों को तो अपनी शादी का बहुत शौक होता है। उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए हैं, सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी हैं, हर कोई नाच गाकर थक गया है। बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी जेठानी तो वैसे भी बाल की खाल निकालने में माहिर थीं, सबसे बड़ी थीं, इसलिए सोचा इनसे सलाह मशवरा कर लूं। लेकिन उन्होंने मुझे ही अपनी बातें बता दी और फिर उसने खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया। बाकी सबको कमरे से निकालकर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास ही बैठ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही धैर्यवान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करके आई थी। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी बच्ची, तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बात करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना। कमरे की बात कमरे में ही रखना। सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूँगी। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा घबरा गई थी कि मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ। वो थोड़ा घबराई हुई सी बोली। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब इस घर की इज्जत भी मेरी इज्जत है। मैं दुल्हन का हाथ थपथपाकर बाहर आ गई। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था, क्योंकि सब बहुत थक चुके थे, इसलिए सब सो चुके थे। जाड़े की रातें वैसे भी शांत होती हैं, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। बहुत देर बाद आखिर मैं सोने चली गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी और मेरी आंखें बार बार घड़ी की ओर ही देख रही थीं। काश सुबह जल्दी हो जाती तो मेरी सारी चिंताएं ख़त्म हो जातीं। लेकिन जैसे ही 2:30 बजे मैंने एक ज़ोरदार चीख सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चल गया कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखें शुरू हो गईं। ये एक लड़की के चीखने की आवाज़ थी, और वो लड़की कौन हो सकती है मैं अच्छी तरह जानती थी। सभी मेहमान भी धीरे धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास तो दुपट्टा भी नहीं है। अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर भागती हुई आई थी। वो घर से बाहर भाग जाना चाहती थी, जब कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेटा क्या हो गया, अपने आप को संभालो। सब उसको संभालने लगी, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। जब कोई बेहोश होता है तो उस पर पानी के छींटे वगैरह मारे जाते हैं, लेकिन मेरी बहू तो पानी के छींटे मारने पर भी होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। मैं उसे अस्पताल ले जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। बेचारी बच्ची किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी।
उसके माँ बाप को भी बुला लिया। उन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है, पता नहीं उसके साथ क्या सुलूक किया है। वो सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल थे हर तरफ, और मैं बेचारी परेशान सी हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैंने घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा कि अब उसने क्या किया है, तो वो कमरे में ही नहीं था। उसका फ़ोन भी बंद था। कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी कि जैसे कोई चीज़ टूटी होती या उसने अपनी बीवी पर हाथ उठाया होता। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा अरविंद कहीं चला गया था। फिलहाल तो मुझे बहू की फिक्र थी। मैं अस्पताल वापस आ गई। 2-3 घंटे में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे घर नहीं आना चाहती थी। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारी ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी अपनी बहू को समझाया कि बेटा, सुबह मुँह दिखाई की रस्म पूरी हो जाए फिर अपनी माँ के घर चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में, मैं आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी, और मुझे अपने घर जाने से न कोई समाज रोक सकता है न कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देखती रही। ये तो पहले भी हो चुका था, जब अरविंद की पहली शादी हुई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी वही हुआ था। वो मेरी पसंदीदा लड़की थी। वो मेरी बेटी की दोस्त थी और वो उसे बहुत पसंद करती थी। वो उसे बहुत खुशी के साथ घर लेकर आई थी। इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया था। वो एक अमीर पिता की बेटी थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे भी उसका घराना अच्छा लगता था। कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया था कि जैसे वो अरविंद को पसंद करने लगी है, और शायद इसीलिए रिश्ता भेजा गया था। लेकिन शादी के बाद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। शादी की पहली रात वो भी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी थी, और उसके बाद मेरे बेटे की शक्ल देखने से भी मना कर दिया था। सबने उसे बहुत समझाया कि बेटा, अपनी ज़िंदगी के बारे में तो सोचो, लेकिन उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। और अब इस लड़की को भी समझाया जा रहा था, लेकिन वो भी कह रही थी, अगर मैंने नहीं रहना तो मैं नहीं रहूँगी आपके बेटे के साथ। मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की का बाप बार बार कह रहा था कि उस व्यक्ति को बुलाओ, हम उससे पूछें कि उसने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। अरविंद घर आ चुका था। सब उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन उसने चुप साध ली थी। कुछ भी नहीं बोल रहा था। थक हार कर सब खामोश हो गए। लड़की के माँ बाप भी अरविंद को भला बुरा और धमका कर चले गए। वो अपनी बेटी को भी साथ ले गए। अच्छा खासा तमाशा हो गया था। सब मेहमानों के सामने हमारी नाक कट गई थी। लड़की के माँ बाप ने हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अरविंद अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। अरविंद के पिता तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। सारी बेइज्जती मुझे अकेले ही सहनी पड़ी। घर में जमा लोगों ने भी हमें अच्छी खासी बातें सुना डाली थीं। लड़की की माँ तो काबू में ही नहीं आ रही थी। वो बहुत चीख चीख कर मुझे भला बुरा कह रही थी, लेकिन उसमें उस बेचारी की क्या गलती थी। आखिर उसकी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो गई थी। आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी मैं। काश अरविंद के पिता होते तो इतनी जल्दी हिम्मत ना हारती। लोगों के तानों को मैं अकेली ही सुनती रही। अरविंद बड़ा था। अरविंद से छोटी मेरी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अरविंद को लेकर तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही थीं। कोई कह रहा था, पता नहीं शायद अरविंद पागल है, तो कोई कह रहा था, लगता है अरविंद दिमागी मरीज है, तो कोई कह रहा था, पता नहीं उसने नई दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया कि वो इतना ज़्यादा डर गई। जितनी मुँह उतनी बातें थीं, लेकिन मेरे पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। जब लोगों को असल वजह पता ना हो तो वो खुद की कहानियाँ बना लेते हैं, और ख़ुद की बनाई हुई उल्टी सीधी कहानियाँ सच से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। लेकिन समस्या तो ये थी कि सच तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा क्या था कि सुहागरात को ही मेरी बहुएं मेरे बेटे के कमरे से चीखती हुई भागती थीं। उस लड़की ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने खुद ही अपने मन में सोचा, हो सकता है उसने अपने माँ बाप को कुछ बताया हो। सच जानने के लिए मैंने उनके घर फ़ोन कर दिया। भले ही वो हमसे रिश्ता ख़त्म कर गए थे, लेकिन इंसानियत के नाते ही मैंने उसका हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन लड़की की माँ ने उठाया था। मैंने पूछा, अब वो कैसी तबीयत है आपकी बेटी की? मेरी आवाज़ सुनते ही वो भड़क गई थीं और बोली थीं, मेरी बेटी अब तक ठीक नहीं हुई है। ख़बरदार जो आगे से आपने फ़ोन किया
ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया था कि वो कम से कम 6-7 महीने तक बीमार रही थी। आखिर क्या प्रॉब्लम थी मेरे बेटे को, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या कमी थी कि उसकी पत्नियां उससे डरकर भाग जाती थीं? अरविंद की बात करूं तो अरविंद बहुत ही सीधा साधा सा बच्चा था। बचपन से ही कम बोलने वाला था, लेकिन उसके अंदर कोई भी हरकत ऐसी नहीं थी जो अब नॉर्मल होती। अरविंद मेरी पहली संतान थी। हमने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन हमारे इतना लाड प्यार देने से भी वो बिगड़ा नहीं था। हाँ, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड जरूर था। वो कहता, मेरी खूबसूरती और स्मार्टनेस के आगे सब पानी भरते हैं। उसको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था। अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीज़ें पहनता। पढ़ाई में भी अच्छा था। नौकरी भी टाइम से कर ली थी। अपनी बहन के लिए भी एक जिम्मेदार भाई था। अपनी बहन श्रुति को कॉलेज लेकर जाता और वापस लेकर घर आता। घर में खर्च के लिए पैसे भी देता। कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। उसके दोस्त भी कोई ऐसे नहीं थे जो मैं कहती कि गलत संगत में पड़ गया है। कोई नशा वगैरह भी नहीं करता था। बस उसके कुछ गिने चुने ही दोस्त थे। ये सबसे अच्छा दोस्त था जो बाहर विदेश में रहता था। कभी कभी उससे फ़ोन पर बात भी होती थी। मुझसे भी अपने दोस्त की बात करवाता था। कभी कभी मुझसे कहता, मम्मी क्यों ना हम श्रुति की शादी इसी से कर दें, बहुत ही अच्छा लड़का है। कुल मिलाकर सब कुछ नॉर्मल ही था। लेकिन ये जो 2 बार हुआ ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी। ऐसा क्या करता था अपनी पत्नियों के साथ कि वो भाग जाती थीं। दिन धीरे धीरे आगे सरकते गए। अरविंद थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब वो घर में थोड़ी बहुत बात भी करने लगा था। इस बार मैंने सोचा कि अरविंद की तीसरी शादी कराऊं और ऐसी लड़की से कराऊं जो मुझे बताए कि आखिर सुहागरात के कमरे में अरविंद ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। अरविंद की दूसरी दोनों पत्नियों से तलाक हो चुकी थी। मैं ये भी चाहती थी कि ये जो बहू आए वो मेरे घर में ही रहे, यहाँ से भाग कर न जाए। मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ थी और मैं ये अच्छी तरह से जानती थी कि तलाक का धब्बा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होता है। मैं बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि मैं अरविंद की शादी एक शादीशुदा औरत से करवाऊंगी, जिसकी पहले से शादी हो चुकी हो और वो तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो। और जल्दी ही मुझे ऐसी लड़की मिल भी गई। लड़की वालों को भी शादी की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा छानबीन नहीं की। लड़की कम उम्र थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। दुबली पतली और सामान्य से नाक नक्शे की लड़की थी। मैंने लड़की वालों को बताया कि मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की पत्नी कुछ समय ही रही, फिर वो छोड़कर चली गई थी। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि सच बताने की स्थिति में मैं बिल्कुल नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राजी हो गए थे। मैंने अरविंद को लड़की की फ़ोटो दिखाई तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। बोला, मुझे नहीं करनी शादी, इतनी आम से शक्ल सूरत की लड़की है, मुझे इससे शादी बिल्कुल नहीं करनी। अरविंद की बात सुनकर मैंने उसे डांटते हुए कहा था, चुप हो जा, जिस तरह की तेरी हरकतें हैं उन हरकतों के चलते तो तेरी कभी भी शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक माँ हूँ ना, इसलिए सोचती हूँ कब तक बैठी रहूँगी और तेरा ध्यान रखूँगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ तू अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर अरविंद चुप हो गया, शादी के लिए रजामंदी दे दी और उठकर कमरे में चला गया। कहीं ना कहीं अरविंद के दिल में चोर जरूर था, वो मुझसे नज़रें चुरा रहा था। लेकिन इस बार मैंने भी तय कर लिया था कि मैं सच जानकर रहूँगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार मैं लड़की को अपने भरोसे पर ले लूँगी, लेकिन उसे ये नहीं बताऊँगी कि पहले उसकी पत्नियाँ डरकर भाग गई थीं। उसे प्यार से समझा दूँगी, उसे भरोसा दिलाऊंगी कि अगर कुछ ऐसी वैसी बात है तो मुझे बताए, मैं उसकी समस्या का समाधान करूँगी। पर इस बार शादी का प्लान बहुत ही सादगी से करने का था और फिर मैंने बहुत ही सादगी से अरविंद की शादी कर दी। लड़की का नाम रश्मि था, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी ने मना भी किया था कि मम्मी रहने दें, भाई को भाई के हाल पर छोड़ दें, लेकिन मैंने उसे समझाया था कि बेटा, हो सकता है तेरे भाई के साथ कुछ मसला हो जिसे सुलझाना हमारा फ़र्ज है। खैर, शादी निपट गई। इस बार मैंने ज़्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था। घर में कुछ ही मेहमान थे जो कि मेरे रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरे कुछ जानने वाले थे। मेरी कुछ सहेलियां वगैरह थे और उनके परिवार वाले थे। रश्मि को मैं अरविंद के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैंने रश्मि का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे हल्के से दबाते हुए बोली, रश्मि बेटा, तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। रश्मि आश्चर्य से मुझे देखने लगी कि भला ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो अभी करनी है। मैंने रश्मि को समझाते हुए कहा, बेटा,
बेटा, अरविंद इस शादी के लिए राजी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीबोगरीब हरकतें करे, हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे जिससे कि तुम उसे छोड़कर भाग जाओ। लेकिन बेटा, तुम्हें डरना नहीं है। जो भी हो तुम्हें सब कुछ मुझे बता देना है। बस तुम्हें उसके डराने धमकाने में या उसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। रश्मि ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सिर हिला दिया था। मैं थोड़ी संतुष्ट हुई थी और रश्मि को आराम करने का बोलकर बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में नहीं गई। बहरहाल मैं बाहर सोफे पर ही लेट गई। श्रुति को मैंने उसके कमरे में भेज दिया कि तुम जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। श्रुति कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा था कि मम्मी जी, आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप भी हर समस्या का हल सिर्फ शादी ही समझती हैं। आपको किसी की बेटी की ज़िंदगी को यूँ बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्रुति जा चुकी थी और मैं सोफे पर लेटी दिल ही दिल में अपने भगवान को याद कर रही थी और दुआ मांग रही थी कि हे भगवान, ये रात अच्छे से बीत जाए। बहुत ही खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान से आने की पहले की खामोशी हो। घड़ी की टिक टिक भी मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। मैं अपने भगवान को मनाने में लगी हुई थी कि तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। रश्मि चीखते हुए बाहर आई थी और पागलों की तरह घर के बाहर भाग जाना चाहती थी। मैंने जैसे तैसे करके उसे बाहर गेट के अंदर लिया था। मैंने उसे जैसे तैसे समझाकर थोड़ा शांत किया था। वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। जब थोड़ा शांत हुई तो बदहवासी में बोली कि आपको अपने बेटे की पहले मेडिकल जांच करानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा करा लेती तो आपको और मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। रश्मि तो बहुत ही समझदार थी। उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वो तो हर हाल में इस शादी को निभाने की सोचती। लेकिन रश्मि ने भी इस रिश्ते को नहीं निभाया और वो अरविंद को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन रश्मि के घर से फ़ोन आया कि अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, नहीं तो हम ये काम अदालत से भी कर सकते हैं। मैं सदमे की हालत में फ़ोन पकड़े वहीं सोफे पर बैठ गई। यानी कि अब अरविंद को कोई मजबूरी में भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। पहले मैं जो बहुएं लाई थी वो अमीर घराने की और सुंदर पढ़ी लिखी थी, लेकिन रश्मि तो विधवा थी, गरीब घराने की थी और बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। रश्मि को मैंने पहले ही सब कुछ समझा भी दिया था और तब भी वो इतना ज़्यादा बदहवास हो गई थी। आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरे बेटे में? हम जो जेवरात दुल्हन को देते थे, दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे ही दिन वापस कर देते थे। मैं तो दहेज भी नहीं लेती थी। फिर आखिर ऐसा क्या था कि ऐसे खूबसूरत पढ़े लिखे और अमीर लड़के को छोड़कर भी लड़कियां भाग जाती थीं? मेरा दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा था। कैसे पता लगाऊं कि आखिर बात क्या है? अरविंद भी अपने मुंह से कुछ कहने को तैयार नहीं था। जब भी इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश करती तो वो उठकर बाहर चला जाता, मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता।